मैं विकास सिंह चंद्रा आईएएस के प्लेटफॉर्म पे सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। सारे लोग दीर्घायु हों, यशस्वी हों, हर्षित रहें, खिलखिलाते रहें, मुस्कुराते रहें। बेटा, आज उस टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करेंगे जिसका आप लोगों को बहुत बेसब्री से इंतजार था। कह सकते हो कि पॉलिटी की जो आत्मा है उस आत्मा को आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। ये ऐसा सेक्शन है कि कोई भी कंपटीशन हो, अगर आपका ये पोर्शन अच्छा है तो इस पोर्शन से रिलेटेड आपके सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। और अभी भावी जितने भी एग्जाम आने वाले हैं, बहुत सारे अभी आपके टीचर से रिलेटेड 70,000 वैकेंसी आने वाली है। एसआई के एग्जाम लगे हैं और बहुत सारे एग्जाम लगे हैं। और ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में भी देखो तो जो भी एग्जाम उठा के देखोगे इस पॉइंट से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो इसमें हमारी पकड़ कैसी होनी चाहिए? जबरदस्त होनी चाहिए और रटने वाली नहीं होनी चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, आपको सीरियल एक बाय एक याद होना चाहिए कि क्या हुआ था फिर क्या हुआ था, क्योंकि रट के हम लोग ऐसा कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आज हम लोग बात करेंगे संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पे बात करेंगे। ऐसा नहीं था कि संविधान 2 साल 11 महीने 18 दिन में अचानक बन गया, ऐसा कुछ भी नहीं था। संविधान का निर्माण ऐतिहासिक रूप से देखोगे तो बहुत समय से अनवरत और कर्मिक रूप से धीरे धीरे सतही रूप से चलती हुई क्रिया थी। तत्पश्चात जब भारत आजाद हुआ और 2 साल 11 महीने 18 दिन बाद उसको एक यथार्थ रूप में लिपिबद्ध कर दिया गया। लेकिन इसका निर्माण सतत कई दिनों से चल रहा था। जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यहां आती है और यहां जब वो राजनीतिक रूप से पदार्पण करती है, तभी से हमारा संविधान बनने की दिशा में एक एक कदम बढ़ने लगता है। तो आज हम लोग संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर बात करेंगे। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 यानी 1773। लेकिन इसके पहले थोड़ी सी स्थितियां जान लो कि ये एक्ट आया क्यों। ऐसी कौन सी स्थितियां बन गई कि वहां की पार्लियामेंट को लगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी पर अब नियंत्रण स्थापित करने की जरूरत है। ये कंपनी जो है अब कंपनी ना रहकर ये राजनीतिक स्थापत भारत में कर चुकी है। तो इसके ऊपर अब हम लोगों का नियंत्रण का स्थापन करना नितांत आवश्यक है। ये सारी स्थितियां क्यों बनी? तो देखो बेटा, ऐसा हुआ कि सबसे पहले आप लोगों को पता है कि 1757 के युद्ध में बंगाल को, आज का ये बंगाल नहीं है, तब पूरा पश्चिम बंगाल मतलब आपका पूरा बांग्लादेश, जो हमारा पश्चिम बंगाल है, ये पूरा थोड़ा सा बिहार का से एक बहुत बृहद क्षेत्र था। ये पूरे बृहद क्षेत्र पे 1757 वार ऑफ प्लासी में क्या होता है कि इस पे कब्जा हो जाता है। वार ऑफ बक्सर 1764, जिसमें नवाब शुजाउद्दौला, शाह आलम सेकंड और मीर कासिम, इन तीनों को कंबाइंड सेना को हेक्टर मुन्नो कंबाइंड रूप से हरा देता है। इलाहाबाद की संधि होती है और बंगाल, बिहार, उड़ीसा की उसे दीवानी मिल जाती है। बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिल जाती है। ये पहला मूवमेंट था, ये पहली वो घटना थी। अभी तक ये व्यापारिक रूप से थे हमारे देश में। 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है और रानी एलिजाबेथ द्वारा 15 साल के लिए इनको अप्रूवल दिया जाता है कि हाँ आप भारत में जाएं और व्यापार करें। और 217 लोग मिलकर इस कंपनी की स्थापना करते हैं और उसमें 24 सदस्य होते हैं जो उसके क्रियान्वयन को, उसके एक्टिविटीज को देखने के लिए बनते हैं, जिनको बाद में अभी हम बोलेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और फिर बोर्ड ऑफ कंट्रोल। वो सारी बातें भी आएंगी। तो क्या होता है कि मैंने बताया 1757 में पहली युद्ध था जिसमें राजनीतिक रूप से इनका पदार्पण होता है। अब ये कंपनी नहीं रह गए, ये राजनीतिक स्थायित्व ले आए। कहां? बंगाल में। और बंगाल उसके बाद ये क्या 1764 में जो है नवाब शुजाउद्दौला अवध के नवाब, उसके बाद शाह आलम सेकंड तुम्हारे मुगल बादशाह, और उसके बाद तुम्हारा मीर कासिम जो त्वरित वहां का शासक होता है बंगाल का, इन तीनों को कंबाइंड रूप से हेक्टर मुनरो हरा देता है। फिर रॉबर्ट क्लाइव आता है, इलाहाबाद की संधि होती है और इनका राजनीतिक तौर पे पदार्पण हो जाता है भारत में। ये कंपनी नहीं रह गए थे, अब ये यहाँ के प्रशासक बन के उभरने लगे थे। अब इनका एक भारी भरकम क्षेत्र पर दीवानी मिल गई। दीवानी का मतलब दीवाना दीवानी से नहीं है, दीवानी का मतलब यहाँ है रेवेन्यू कलेक्शन का राइट मिल गया। इनको कर अधिग्रहण करने का अधिकार मिल गया। यहाँ द्वैध शासन लगाया गया कि पूरा जो प्रशासनिक काम है वो कौन देखेगा? मीर जाफर देखेगा। और जो यहाँ का रेवेन्यू कलेक्शन है, जो यहाँ पैसे लेना है, वो कौन करेगा? वो कंपनी करेगी। तो ये जब राइट मिल गया उसके बाद कंपनी
अपने व्यापक रूप लुटेरे रूप में आ जाती है, लुटेरों का शासन चालू हो जाता है। और जिस बंगाल को मुर्शिद कुली खां, अलीवर्दी खां के टाइम में भारत का स्वर्ग कहा जाता था, उसमें वो लूट मचती है कि 1770 में बंगाल में एक ऐसा दुर्भिक्ष पड़ता है, ऐसा अकाल पड़ता है कि कहते हैं लगभग 30 लाख लोगों ने भूख से अपने प्राण त्याग दिए। वो एरिया जो भारत की सबसे फर्टाइल एरिया थी, जो भारत की जान थी, जिसको भारत का स्वर्ग कहा जाता था, जहां गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों का वो बृहद समागम था कि यहाँ की उपजाऊ भूमि, यहाँ की जमीन को स्वर्ग बनाती थी। लेकिन यहां उस तरीके से लूट पड़ती है, इसको लुटेरों का शासन बोलते हैं। ये जो कंपनी का यहां शासन होता है, इसको लुटेरों का शासन कहते हैं। और इस तरीके से लूट पड़ती है कि 1770 में क्या होता है, मैंने बताया वो अकाल पड़ता है कि लगभग 30 लाख लोग भूखों मर जाते हैं। और एक चीज और जानो कि हुआ क्या, 1759 में आपका बेदरा युद्ध होता है और डच लोग पूरे तरीके से हार जाते हैं, समर्पण कर देते हैं, ब्रिटिश इंडिया कंपनी जीत जाती है। 1760 ये युद्ध होता है, वांडीवास का युद्ध होता है, और इसमें पूरे तरीके से फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी हार जाती है, वो भी सरेंडर कर देती है किसके, अंग्रेजों के सामने। अंग्रेज लोगों का यहाँ मोनोपोली स्थापित हो जाता है, यानी कि यहाँ एकाधिकार स्थापित हो जाता है। और व्यापारिक रूप से जब एकाधिकार स्थापित हो गया, और आपने देखा इनका राजनीतिक तौर पे भी 1757 और 1764 के युद्ध के बाद बक्सर का युद्ध और प्लासी के युद्ध में राजनीतिक तौर पर अस्थायित्व स्थापित करने के बाद यहाँ उस तरीके की लूट मचती है कि क्या कहा जाए। यहां से जो सारे अधिकारी जब जाते थे, जब ब्रिटेन जाते थे, तो इतना धन लेकर जाते थे कि उनको ब्रिटिश नवाब बोला जाता था, उनको नबूब यानी नवाब बोला जाता था, ब्रिटिश नवाब बोला जाता था। कहां, ब्रिटेन में। सारे वहां के लोग सोचते थे कि चलो किसी तरीके से इंडिया चलते हैं, वहां चलोगे तो इतना धन लेकर लौटेंगे कि यहां हम लोगों की जो आजादी है, जो लाइफ स्टाइल, वो हम लोगों की बहुत ज्यादा प्रॉस्पिरियस हो जाएगी, लग्जरी हो जाएगी। तो ये जब लूट मचती है तो इसका देखो परिणाम क्या होता है। इतना लूटने के बाद भी होता क्या है कि बंगाल की जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, मतलब ब्रिटेन की, ये घाटे में आ जाती है। अब घाटे में क्यों आ गई, एक अच्छा क्वेश्चन बनता है कि भाई जब इतना ज्यादा धनी एरिया मिल गई, इतना लूट करने लगे, तो घाटे में क्यों आ गई। तो घाटे में इसलिए आ गई, जो इनकी नीतियां थी वो इनको घाटे में लाती हैं। क्यों, उस पर हम लोग बात करेंगे, ठीक। क्योंकि इनको व्यापारिक एक्सपीरियंस बहुत था, ये व्यापार में बहुत अच्छे थे, व्यापार में इनका मतलब भारत में आए और किस तरीके से फैल गए, देखते रहे हो कितने व्यापारिक रूप से बड़े सबल थे। लेकिन इनके ऊपर राजनीतिक एक्सपीरियंस नहीं था, ये कहीं के राजा नहीं थे, ये कहीं के महाराजा नहीं थे, यहां प्रशासनिक व्यवस्था चलाने का इनका बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था। इसलिए यहां वो लूट मचती है। और 1772 में होता क्या है कि 1772 में देखो 60 लाख पाउंड कंपनी कर्जा हो जाती है। 60 लाख पाउंड घाटे में जो होती है कंपनी, दिवालिया होने की कंडीशन में आ जाती है इतना लूट करने के बाद। तो इसी समय क्या होता है, वो 10 लाख पाउंड मांग लेती है, किससे, ब्रिटिश पार्लियामेंट से कर्जा मांग लेती है। पार्लियामेंट को लग जाता है कि ये वही समय है कि अब इनके ऊपर नियंत्रण स्थापित करने का बहुत अच्छा सुनहरा मौका मिल गया है। और वो 10 लाख पाउंड कर्जा तो देती है, लेकिन साथ साथ में एक एक्ट आता है जिसको बोलते हैं रेगुलेटिंग एक्ट। और इस एक्ट की सबसे मेन बातें क्या है, तो इससे सबसे पहला क्वेश्चन यही बन जाता है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण स्थापित करने की दिशा में पहला कदम क्या था, तो पहला कदम था रेगुलेटिंग एक्ट 1773। 1772 में 60 लाख पाउंड का कर्जा ईस्ट इंडिया कंपनी पे चढ़ जाता है, और उस कर्जे को भरपाई करने के लिए 10 लाख पाउंड जब पार्लियामेंट से कर्जा मांगती है तो रेगुलेटिंग एक्ट आता है। और इस रेगुलेटिंग एक्ट की पहली बात जो होती है कि बंगाल का जो गवर्नर होता है वारेन हेस्टिंग्स, इसको बंगाल का गवर्नर जनरल बना देता है। बंगाल का गवर्नर को क्या बना दिया गया, गवर्नर जनरल बना दिया गया। पहली चीज, तो पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो वारेन हेस्टिंग्स था। कंपनी का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो कंपनी का याद होना चाहिए, कंपनी का नहीं, ये नहीं कहोगे ब्रिटिश शासन का। कंपनी का प्रथम गवर्नर जनरल कौन, तो वारेन हेस्टिंग, जो रेगुलेटिंग। अब
के द्वारा बनाया गया, तो रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा बनाया गया। और किसने बनाया, तो BIC ने बनाया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बनाया। किसको, वारेन हेस्टिंग्स को बंगाल का गवर्नर से बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया। नंबर 2, इस गवर्नर जनरल के शासन को चलाने के लिए 4 सदस्यीय टीम बनाई गई। 4 सदस्य की टीम बनाई गई और जिनकी सहमति अनिवार्य रूप से लेनी होती थी और बहुमत ये थी। मतलब 4 सदस्यीय टीम बनाई गई जिसका बहुमत और सहमत अनिवार्य था। मतलब समझ रहे हो, गवर्नर जनरल को अगर कोई भी चीज पास करनी है तो उसमें से बहुमत लाना जरूरी था। यानी 4 लोगों में, मान लो 4 लोगों में एक गवर्नर के साथ हो गए, 3 लोग इनके अपोजिट में हो गए, तो कितने हुए, 4 में से 3 अपोजिट हो गए, एक वोट इनका हो गया, एक गवर्नर का हो गया, 2। लेकिन गवर्नर को 2 वोट मिले थे, गवर्नर को 2, एक खुद का वोट, एक निर्णायक वोट। तो गवर्नर के वोट कितने हुए, 3। तो 3 वोट हो गए गवर्नर की तरफ से, 3 हो गए अपोजिट में। तो क्या होता था, बहुत सारे बिल ऐसे होते थे, बहुत सारे ऐसे काम होते थे जो गवर्नर जनरल चाह के भी नहीं कर पाता था। क्यों नहीं कर पाता था भाई, 4 सदस्यीय टीम बनाई गई इनके कार्य को चलाने के लिए। लेकिन इसका बहुमत होना, किसी कार्य को चलाने के लिए बहुमत का होना जरूरी था। बहुमत अगर ना होता तो वो काम नहीं हो सकता था। हाँ, लेकिन गवर्नर जनरल को 2 वोट दिए गए, एक निर्णायक वोट देता था और एक वो अपना सदस्यीय वोट देता था। लेकिन उस समय जो 4 लोगों की टीम बनाई गई थी पहली बार 1773 में, हम आपको बता दें 3 लोग वारेन हेस्टिंग्स के एकदम खिलाफ रहते थे। तो बहुत सारी बातें ऐसी होती थी, 3 लोग हमेशा विरोध में वोट करते थे, एक लोग गवर्नर जनरल के साथ देता था, एक वीटो वाला अपना ये वोट देता था, 3 वोट इसके सपोर्ट में पढ़ते थे, 3 लोग अगेंस्ट में पढ़ते थे। और बहुत सारी पॉलिसीज गवर्नर जनरल चाके भी नहीं कर पाता था, यानी प्रशासनिक काम हो ही नहीं पा रहे थे। तो पहली चीज क्या बनाई गई, वारेन हेस्टिंग्स को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। दूसरा, 4 सदस्यीय टीम बनाई गई गवर्नर जनरल के कार्य को चलाने के लिए, और जिसका मत क्या था, अनिवार्य रूप से लेना और बहुमतीय था, मतलब बहुमत के आधार पर था। अगर बहुमत ना होता तो वो काम नहीं हो सकता था। तीसरा बात क्या हुआ कि एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। सुप्रीम कोर्ट बनाया गया। एक सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में स्थापित किया गया और कलकत्ता में स्थापित किया गया। किसके द्वारा, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा, लेकिन वो स्थापित हुआ जाके 1774 में। और इसमें 3 जज थे और एक CGI, मतलब एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मतलब उस समय मुख्य न्यायाधीश था, जिसका नाम था एलिजा एम्पे। जिसका नाम क्या था, एलिजा एम्पे। तो एक ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हो गई कि रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा ही बंगाल में एक क्या बनाया गया, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। और इसमें 3 असिस्टेंट न्यायाधीश तथा एक मुख्य न्यायाधीश होते थे, जिसका नाम क्या था, एलिजा एम्पे। दूसरी बात देखो, यहीं से सब कुछ कॉन्सेप्ट अभी क्लियर होगा। अब मैंने कहा ये कंपनी घाटे में क्यों आई, तो मैंने कहा वो इनकी नीतियां थी। क्यों, क्योंकि जो भी व्यापारी, जो ब्रिटिश अधिकारी थे, वो ईस्ट इंडिया कंपनी का सामान तो बेचते थे, साथ में अपनी भी गठरी बांध लाते थे कि चलो भैया तुम्हारा भी बेच देंगे, पर्सनल फायदा, यानी व्यक्तिगत लाभ के लिए बड़ा काम करते थे। तो इस व्यक्तिगत लाभ से क्या हो रहा था, कंपनी का घाटा हो रहा था। तो एक काम और हो गया कि निजी व्यापार पे प्रतिबंध लगा दिया गया। निजी व्यापार मतलब अपना, जब ब्रिटेन से आते थे तो अपना भी कुछ सामान ले आते थे यहाँ बेचने के लिए और उसका फायदा कमा के खुद रख लेते थे। तो निजी व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया गया। दूसरा, उपहार लेते थे ये लोग, जो ब्रिटिश अधिकारी थे ना, वो यहाँ के लोगों से, जो यहाँ के हुकूमत करता थे। आप लोगों ने देखा, नवाब सिराजुद्दौला हो, मीर कासिम हो, सिराजुद्दौला को तो हटा ही दिया, सुजाउद्दौला हो, या आपके शाह आलम दुत्ते हो, सब लोगों से उपहार लेते थे। 50-50 लाख रुपए उपहार ले लिए शासक बनाने के। तो उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया।
प्रतिबंध लगा दिया गया। ठीक, और ये इतनी बातें हुई किसमें, रेगुलेटिंग। इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या बनेंगे कि प्रथम ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा भारत में उपस्थित ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण स्थापित करने की पहली मुहिम क्या थी, तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773। 1773 जो रेगुलेटिंग एक्ट थी, एक्चुअली हुआ था कि एक गुप्त समिति बनाई गई थी। जब 1772 में इसने 10 लाख पाउंड कर्जा मांगा तो एक गुप्त समिति बनाई गई। उस गुप्त समिति ने जब अपनी रिपोर्ट रखी तो उसने वो बातों को उजागर किया कि कौन कौन सी ऐसी बातें रही कि भारत में अब ये तो राजनीतिक रूप से भी आ गए हैं और यहाँ के व्यापारिक रूप से भी इनका वर्चस्व है, राजनीतिक रूप से भी वर्चस्व है, तो ये 60 लाख पाउंड का कर्जा हुआ क्यों। तो जब गुप्त समिति ने अपनी रिपोर्ट दी तभी उसी आधार पे ये एक्ट आया था। और इस एक्ट द्वारा तो पहले क्या बनाया गया, बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया। कौन था, वारेन हेस्टिंग्स था। दूसरा, यहाँ निजी व्यापार पे प्रतिबंध लग गया, उपहार लेने पे प्रतिबंध लगा दिया गया। और इसी के द्वारा बंगाल में एक क्या किया गया, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। और उस स्थापना में 3 सहायक जज होते थे, एक मुख्य न्यायाधीश होता था और मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या था, एलिजा एम्पे था। अब इसके बाद देखो, ये थोड़ी सी बात हो गई जिससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। अब इसी के बाद एक दूसरा एक्ट आता है जिसको बोलते हैं संशोधनात्मक अधिनियम या एक्ट ऑफ सेटलमेंट। संशोधनात्मक या एक्ट 1781। इसको आप बुक में ज्यादा कम देखेंगे, थोड़ा सा इसमें बातें थी। एक्चुअली बातें क्या थी, देखो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना तो हो गई लेकिन उसकी अधिकारिता का वर्णन नहीं हुआ कि मतलब सुप्रीम कोर्ट काम क्या करेगा, ये वर्णन ही नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट बना दिया गया, इसकी अधिकारिता क्या हो गई ये बताया ही नहीं गया। तो अब गवर्नर जनरल बनाम सुप्रीम कोर्ट में एक कन्फ्लिक्ट दिखेगा, एक कंट्रोवर्सी दिखेगा। सुप्रीम कोर्ट अपने आप को अधिकारी मानेगा कि मेरा वर्चस्व है, गवर्नर जनरल खुद को वर्चस्व वाला मानेगा। और दूसरी चीज, जो तुम्हारा गवर्नर जनरल है उसकी समिति में तुम्हें एक कंट्रोवर्सी दिख रही है कि उसके 3 लोग अगर विरोध में हो गए तो उसकी क्या होनी चाहिए, मेजॉरिटी होनी चाहिए। कोई भी अगर काम करना है तो आपका क्या होना चाहिए, मेजॉरिटी अगर नहीं है तो आप उस काम को नहीं कर पाएंगे। कम से कम 2 सदस्यों का आपके पक्ष में वोट देना जरूरी था। दूसरी चीज, जो पुराना एक्ट था उसमें एक बात और थी कि बंगाल जो 2 प्रेसिडेंसियां थी, मद्रास और मुंबई, उस समय मुंबई था, बंबई। तो ये दोनों जो प्रेसिडेंसियां थी, ये दोनों प्रेसिडेंसी किसके अंदर में आ गई, तो ये दोनों प्रेसिडेंसियां बंगाल के अधीन हो गई थी। उस समय ये दोनों प्रेसिडेंसियां बंगाल के अधीन हो गई थी। तो संशोधनात्मक एक्ट 1781 में बस ज्यादा कुछ नहीं किया गया। नंबर 1 काम कहा गया कि जो यहाँ के एग्जीक्यूटिव वर्कर हैं, यानी यहाँ के जो कंपनी के वर्कर हैं, वो कंपनी के काम करने जब करेंगे तो वो सुप्रीम कोर्ट से पूरे तरीके से क्या है, स्वतंत्र हैं। यानी वो कंपनी के कार्य के लिए कंपनी कर्मचारी सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से मुक्त होंगे। मतलब अगर कोई भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कर्मचारी कोई कंपनी से रिलेटेड वर्क करता है तो उसमें सुप्रीम कोर्ट उसमें कोई भी लुकड़ी लगा नहीं सकती। सुप्रीम कोर्ट का वहां अधिकारा क्षेत्र ही नहीं है। अगर कंपनी से रिलेटेड कोई भी वर्क हो तो उसमें सुप्रीम कोर्ट कुछ भी जवाब तलब नहीं कर सकता। एक बात करके इनका जो है अधिकार क्षेत्र को सीमित कर दिया गया और ये बताया गया कि आपका अधिकार क्या है, क्योंकि पहले 1774 में बन तो गया सुप्रीम कोर्ट, लेकिन इसका अधिकार क्षेत्र का वर्णन ही नहीं किया गया था। दूसरी चीज कहा गया इनसे कि भारतीयों के आंतरिक मामले में भारतीय के आंतरिक मामले में
क्योंकि एक आदमी के ऊपर वारेन हेस्टिंग्स से गलत तरीके से मुकदमा लगवा के उसको मृत्युदंड, फांसी की सजा दिला दी थी। इसलिए इन्होंने कहा इनके आंतरिक मामले, रीति रिवाज, हस्तक्षेप ना किया जाए। एक चीज कहा गया कि इनका जो आंतरिक मामला है, भारतीयों का जो इनके कस्टम्स हैं, जो इनके रीति रिवाज हैं, इससे रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट वहां अंग्रेजी कानून थोपने की कोशिश ना करे। उन लोगों का व्यक्तिगत जो धार्मिक मैटर है, जो उनके रीति रिवाज हैं, जो उनके कस्टम्स हैं, उनको वो फॉलो कर रहे हैं, उसमें सुप्रीम कोर्ट अपनी अधिकार क्षेत्र को लेकर कोई निर्णय ना दे। ठीक। तीसरी बात एक और कही गई, स्क्रीनशॉट ले लेना। एक बात यह कही गई कि अब बंगाल, बिहार, चूंकि कलकत्ता की जो सरकार है, कलकत्ता की सरकार को यानी गवर्नर जनरल को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो गया। कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो गया। अब बंगाल, बिहार, उड़ीसा का कानूनी अधिकार इनको मिला, वार ऑफ बक्सर से मिला था 1764 में। अब उसी को इसने क्या किया कि जब गवर्नर जनरल बन गया तो गवर्नर जनरल जो बंगाल का होगा वो कलकत्ता का, तो कलकत्ता की सरकार को यानी गवर्नर जनरल को आपके बिहार और उड़ीसा के भी संबंध में कानून बनाने का क्या हो गया, अधिकार प्राप्त हो गया। तो ये संशोधनात्मक थे। इससे थोड़ा बहुत क्वेश्चन कभी कभी बनता है कि मतलब वो भी थोड़ा हाई लेवल का जब पेपर होगा तो बनेगा कि किस एक्ट द्वारा सुप्रीम कोर्ट की अधिकार क्षेत्र को वर्णित किया गया। तो संशोधनात्मक एक्ट या एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। ठीक। किस एक्ट में यह कहा गया कि भारतीयों के आंतरिक मामले, उनके रीति रिवाजों में अंग्रेजी कानून थोपने की कोशिश ना की जाए, तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। ठीक। अब देखो इसके बाद ही बहुत जबरदस्त एक्ट आएगा। उस एक्ट को समझाने के पहले मैं तुम लोगों का एक चीज क्लियर करूंगा जिससे तुम लोग हमेशा हैरान रहते हो, परेशान रहते हो। तो ये परेशान आत्माएं जो है वो पढ़ने में मजा नहीं आती। जब तक आत्मा परेशान रहेगी तब तक मजा आएगी नहीं। मजा आना चाहिए। तो एक चीज आपको परेशान करती है, गवर्नर, गवर्नर जनरल, कंपनी के गवर्नर जनरल, भारत के गवर्नर जनरल। इससे रिलेटेड 2 मिनट लूंगा, 2 मिनट में सारा कंफ्यूजन आज ही खत्म, पूरे तरीके से खत्म। मजा आ जाएगी। मजा ना आए तो कहना कि ठीक, जान लो जितना मजा आता है पानी का बतासा खाने में उतना ही मजा आएगा। जबरदस्त तरीके से देखें। एक्चुअली हुआ क्या कि 1773 से लेकर और 1833 तक जो भी होते थे इनको बोला जाता था बंगाल का गवर्नर जनरल। क्या बोला जाता था? बंगाल का गवर्नर जनरल। और इनकी नियुक्ति कौन करता था? तो इनकी BIC करती थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इनकी नियुक्ति करती थी। इसको ध्यान से देख लो। रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर चार्टर एक्ट 1833 तक के जितने भी लोग आएंगे उन सबको क्या बोला जाएगा? बंगाल का गवर्नर जनरल बोला जाएगा। और इनकी नियुक्ति कौन करेगा? तो BIC ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी, जिसकी नियुक्ति 217 लोगों ने आपस में मिलकर रानी एलिजाबेथ के अप्रूवल द्वारा 15 साल के लिए भारत में आए थे। बाद में धीरे धीरे बढ़ता गया। ठीक। इसके बाद 1833 से लेकर और 1858 यानी कि वही तुम्हारा 1857 की क्रांति जब हो गई, यहां से लेकर यहां तक जो बंगाल का गवर्नर जनरल था ये पोस्ट खत्म कर दिया जाता है और इसे बना दिया जाता है भारत का गवर्नर जनरल। और इसकी नियुक्ति कौन करेगा? तो BIC करेगी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी करती थी। बहुत ध्यान देने वाली चीजें हैं। ये कंफ्यूजिंग पॉइंट इतना ज्यादा है कि बच्चे इसमें बड़ा हैरान रहते हैं कि कंपनी का गवर्नर जनरल फलाना ढमाका। तो यहां तुम्हें पता ही है, पहला 1773 में वारेन हेस्टिंग्स था।
अब 1833 में भारत का गवर्नर जनरल बन जाएगा तो उसका नाम क्या था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक था। ठीक। अब 1857 की क्रांति के बाद 1858 में क्या होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को ब्रिटेन अपने हाथ में ले लेती है और कंपनी का शासन पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है। अब 1858 से लेकर और 1947 तक, जब तक आजाद नहीं होता तब तक उसको बोलते हैं वायसराय। जनरल भी देखोगे बहुत जगह जनरल ऐसे जा पर एक ही मात्रा लगी रहेगी। ठीक, वायसराय और गवर्नर जनरल, ये बात बहुत समझने वाली है, बाकी तो सब मोह माया है। 1858 में जब ब्रिटेन ने हुकूमत अपने हाथों में ले ली, बागडोर अपने हाथों में ले ली, तो नया पद सृजित हुआ। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये सब खत्म हो गए, सचिव का पद आया और 15 उनके चीजों में हम लोग बहुत डीप में बात करेंगे और सबको समझ में आएगा। अभी आप लोगों को सिर्फ एक ही चीज समझना है, रेगुलेटिंग एक्ट थोड़ा सा देख लेना है और संशोधनात्मक अधिनियम देख लेना है, फिर हम लोग पिट्स इंडिया एक्ट देखेंगे, फिर स्टेप बाय स्टेप सब देखते जाएंगे और अंत में हम लोग पूरा संविधान बना के उसके सारे एक्ट वैक्ट को खत्म करके बहुत अच्छे तरीके से एनालाइज कर लेंगे। जबरदस्त तरीके से मजा आ जाएगी। वीडियो को 1-2 बार देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे और सानिध्य में अगर आप हमारे बने रहेंगे तो ईश्वर की अनुकंपा होगी, तो आप इतना ऊर्जित हो जाएंगे कि आप किसी भी सिलेक्शन में निसंदेह आपका हो जाएगा। ठीक, मैं अपना बेस्ट देता हूं, आप भी अपना बेस्ट देने की कोशिश करें। तो 1858 से लेकर 1947 में नया पद का जब सृजन हुआ उसको कहा गया वाइसराय। वाइस मतलब सहायक, राय मतलब राजा। राजा की जगह पे जो राजा की बात को रखे उसको बोलते हैं वाइसराय। तो बाद में वाइसराय बना और प्रथम वाइसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग। और यह अंतिम भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो वो भी लॉर्ड कैनिंग, क्योंकि गवर्नर जनरल का ही पोस्ट बाद में किसमें बदल गया? वाइसराय में। तो गवर्नर, आखिरी गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग, और वही फिर क्या बन गया? वाइसराय बन गया। तो क्या हो गया? प्रथम वाइसराय। लेकिन वाइसराय खाली नहीं था, वो वाइसराय प्लस गवर्नर जनरल दोनों था। समझ रहे हो? वाइसराय कब था वो? जब वो राजा की बात करता था प्रतिनिधि के तौर पे, यानी कि जो देसी रियासत थी और उनसे जब वो बात करने जाता था तब उसको कहते थे वाइसराय, कि ये राजा का प्रतिनिधि बात करने के लिए आया है। लेकिन जब वो शासन करता था तब उसे कहते थे गवर्नर जनरल। यानी दोनों चीजें एक ही हैं। गवर्नर जनरल और वाइसराय में कोई अंतर नहीं है, एक ही आदमी। लॉर्ड कैनिंग वाइसराय भी था और लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल भी था। लेकिन जब वो स्वतंत्र रियासत से मिलने जाता था तो वो क्या होता था? वाइसराय होता था। लेकिन जब वो शासन संचालन करता था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी और उस समय तक हुकूमत में आ चुकी थी, उस पर जब वो प्रशासनिक कार्य करता था तब वो क्या कहलाता था? गवर्नर जनरल। लेकिन वो किसी स्वतंत्र रियासत से मिलने जा रहा है जिसमें ब्रिटिश के डायरेक्ट नियंत्रण में नहीं है, उससे अगर वो बात कर रहा है तो वहां उसको क्या कहा जाएगा? वाइसराय। यानी वाइसराय प्लस गवर्नर जनरल। 1858 से लेकर 1947 का जो पोस्ट हुआ वो वाइसराय प्लस गवर्नर जनरल हुआ। मतलब जब स्वतंत्र रियासत से मिलेगा तो वाइसराय, और जब प्रशासनिक काम करेगा तो गवर्नर जनरल। और उसके बाद 1947 के बाद फिर से इसको कहा गया गवर्नर, लेकर 1950 तक तो इसको कहा गया गवर्नर जनरल, फिर से कहा गया भारत का। अब इसमें भी 2 गवर्नर जनरल भारत के, एक ब्रिटिश, मतलब जब भारत को आजाद कर दिया गया तो प्रथम एक ब्रिटिश गवर्नर जनरल बना जिसको कहा गया माउंटबेटन। ठीक, तो इसको भारत का गवर्नर जनरल जो बना उस ब्रिटेन का, तो उस एक ब्रिटिश बना जो स्वतंत्र किया था। तो लॉर्ड माउंटबेटन जो थे वो स्वतंत्र भारत के प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे। लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे। और दूसरा जो बने वो राजगोपालाचारी, ये स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। इसके बाद गवर्नर जनरल पोस्ट को पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया। तो लॉर्ड माउंटबेटन जो थे, लॉर्ड माउंटबेटन, तो लॉर्ड माउंटबेटन जो थे वो स्वतंत्र भारत के प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे 1947 के बाद।
और इसके बाद स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो राजगोपालाचारी थे। और इसी के बाद जो है ये पूरी कहानी है। इस चीज को क्लियर करना बहुत था, जरूरी था, क्योंकि ये इतना कंफ्यूजन वाला पॉइंट है। और इसको पढ़ने के बाद अब हम लोग पिट्स इंडिया एक्ट पे बात करेंगे, फिर 1793 की बात करेंगे चार्टर एक्ट पे, फिर वो 20-20 साल में जोड़ते जाओ, 1813 पे बात करेंगे, 1833 पे बात करेंगे, 1853 पे बात करेंगे, फिर उसके बाद 1858 पे बात करेंगे, और 1935 शासन भारतीय इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1933 पे बात करेंगे, भारतीय शासन अधिनियम 1935। इस सब पे बृहद रूप में बात होगी और सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। लेकिन आज आप लोग रेगुलेटिंग एक्ट और उससे रिलेटेड थोड़ा सा, चूंकि कुछ अधिकारता को व्याख्यात नहीं किया गया था, सुप्रीम कोर्ट बना दिया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की अधिकारता नहीं बताई गई, तो आप संशोधनात्मक एक्ट या एक्ट ऑफ सेटलमेंट और रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में थोड़ी सी अपनी पकड़ को मजबूत कर लें, और इस पकड़ को छोड़ेंगे नहीं। दूसरे वीडियो में फिर ऊर्जा के साथ मिलेंगे। संविधान को तो धान की तरह हम लोग पूरे तरीके से चढ़ जाएंगे और सब कुछ कंठस्थ हो जाएगा और आपको समझ में आ जाएगा। बस ऊर्जा के साथ बने रहें। जय हिंद, जय भारत।